ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज फिर एक नई चीज, नई बात, नई सुबह और नया लेक्चर के साथ फिर आ गया बेटे। आज के लेक्चर में मैं वैसे आपको बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कंसेप्ट्स, बट बिकॉज आपके मन में ये ना रहे कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मैं उन्हीं चीजों को दोबारा रिवाइज करा रहा हूं और आपको कैप्लॉन बीबीवी से कराऊंगा और आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो पहले मैंने लेक्चर आपको लेक्चर 4 में बताया है ना, लेक्चर 4। अच्छा, एक बात मैंने कहनी है कि मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में बार बार लेक्चर 2 बोला। एक्चुअली में आई हैव डिस्कस कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इन लेक्चर नंबर 3। तो आप, मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती से लेक्चर नंबर 2 बोला, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो बातें तो मैंने लेक्चर 3 में बताई हैं। तो आप उस लेक्चर 2 जहां पे बोला उसको लेक्चर 3 मान लीजिएगा, बिकॉज डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3, and in lecture number 4 I discuss about cost of equity share capital, the different models which I have used. So today I will be telling you something more. I will be revising rather the cost of equity share capital, how to calculate, what are the models for that, what is dividend evaluation model, what is dividend valuation model without growth, how I can calculate the growth. बताना वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आप अपने सामने कैप्लॉन ओपन कर लें, रजिस्टर बाहर निकाल लें। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपके साथ इस समय ग्रेट गुड मॉर्निंग लिख चुका हूं। लेक्चर नंबर 6 हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है बेटा, और चैप्टर नंबर 17 है, लेक्चर नंबर 6 है, और चैप्टर 16 का नाम है, चैप्टर 17 का नाम है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट मीन चैप्टर 15 सोर्सेज ऑफ फंड के बाद डायरेक्टली मैंने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया। अभी चैप्टर 16 डिविडेंड डिसीजन नहीं किया। डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड डिसीजन, वो हम लास्ट में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 18। इट मीन्स आपको मैं रिलेशनशिप से बताऊंगा कि कौन सी चीज कब करनी है और कैसे करनी है। एक बार आप मेरे हिसाब से चले, उसके बाद फिर खुली छूट है, जैसे मर्जी करें, बिकॉज आपके माइंड में वो रिलेशनशिप बस चुकी होगी। तो आइए जी, रजिस्टर ओपन करें, कमर बिल्कुल सीधी। भाई साहब, आपकी स्ट्रेट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, लाइफ एनर्जी सर्कुलेट ज्यादा करेगी, तो जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा वो ज्यादा समझ आएंगी। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ एक बड़ी प्यारी सी बात, मैंने ये बहुत बार पहले भी बोला है, इट इज द इंटेंशन विच इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आपका चाहत, इट इज द इंटेंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्ड्स। आप सोचिए ना, जो चीज आप करना चाहते हैं वो उसका रास्ता किसी ना किसी तरह से निकाल ही लेते हैं। हाँ, अगर करना नहीं है तो हजार बहाने होंगे आपके सामने। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू क्लियर ACCA F9 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू हैव टू बी अनरीजनेबल। आपको रीजंस देनी ही नहीं है, यू हैव टू बी अनरीजनेबल। मेरी बात आप समझ रहे हैं लॉजिकली? रीजंस नहीं देनी यार। किस बात की रीजंस? किस बात की रीजंस? ऐसा हो सकता है कि भूतकाल में, पास्ट टेंस में आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो, आप बार बार सोच के उन भावनाओं को सोचते हैं, फिर वही फिर अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म है बेटे, जो हम बोलते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, और जब हम उसी भावनाओं में वैसा सोच के ऐसी भावना इमोशंस में चले जाते हैं, दैट दैट वर्क्स एज अ मैग्नेट। तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, जो जो अतीत में हुआ छोड़ दीजिए, शट द पास्ट, और ज्यादा फ्यूचर में मत रहिए। अभी प्रेजेंट टेंस में 100% दीजिए F9 ACCA स्किल लेवल में, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस होगा। और उसके लिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी कहानी को शुरू करूंगा दोस्त। आइए सर, सर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। I have already discussed in lecture number 5. I have revised rather what I mean by cost of debt and what I mean by cost of irredeemable debt, cost of redeemable debt, cost of convertible debt and cost of non-tradable debt. सारी बातें मैंने आपको बताई। आपको बताया टैक्स का इफेक्ट कैसे लेते हैं, IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्जन डेट में कैसे कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एंड आई डिड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। सो टुडे द सेम प्रैक्टिस आई विल बी फॉलोइंग फॉर प्रेफर्ड स्टॉक एंड देन टू फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे जैसे मैंने लेक्चर 3 में, पहले लेक्चर 3 में आपको डेट बताया, फिर प्रेफर्ड स्टॉक बताया, फिर लेक्चर 4 में इक्विटी बताया, तो आज भी लेक्चर 5 जब से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने लेक्चर 5 में आई हैव डिस्कस अबाउट द डेट। आज लेक्चर 6 है, तो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग द प्रेफर्ड स्टॉक। उसके बाद आज ही के ही लेक्चर में इक्विटी करेंगे। आप रजिस्टर ओपन करें जी, ईमानदारी से आप मेरी बातों को पहले लिख लें,
देखिए जी, प्रेफर्ड स्टॉक की बात मैंने आपको बताई थी, दैट प्रेफर्ड स्टॉक हैज लिमिटेड राइट्स, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट इन एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ, अगर उनकी डिविडेंड में चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो then only they have the right for that particular purpose. Otherwise they don't have the right to appoint the directors, they don't have the right to finalize the financial statements, they don't have the right to declare the dividend, they don't have anything, you know. नाम क्या है जी वो, तो इसलिए हम उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हैं। और दूसरी बात, डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, रादर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, वी नो दैट। And when something is distribution of profits, it cannot be a deductible expense as per IFRS, as per US GAAPs, in the financial statement, in the income statement, in the profit and loss account. And when it cannot be deductible expense, I will not enjoy any tax saving on that. When I say I mean I am Apollo Tyre, I am Apple Computer, I am Axis Bank. मैं अभी एंटिटी के पॉइंट से देखूं और इन्वेस्टर के पॉइंट से देखूं तो दोनों में सेम आएगा। इसलिए जब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको इन्वेस्टर और एंटिटी अलग अलग नहीं पूछेंगे, बिकॉज टैक्स का डिडक्शन तो होता ही नहीं है, जितनी उसका खर्चा उतनी उसकी आमदनी। It means the same return is for the investor and the same return is for the investee. But if I see cost of debt, if I see debt, मैं अगर debt की बातें करनी शुरू करूं तो there is a separate cost, there is a separate income, you know, there is a separate return for the investor and there is a separate cost for the investee, क्योंकि उसको टैक्स की डिडक्शन मिलती है, उसको यहाँ पे टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते। आई थिंक आप मेरी बात सुन रहे हैं। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर 5th 3rd नहीं किया, भाई साहब मर्जी है आपकी, पेपर आने वाले, मत करो। आप बस फर्स्ट पॉइंट लिखिए जी, एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव भी होती है और नॉन क्यूमुलेटिव भी होती है, हमने डिस्कस किया था। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डी, मतलब डिविडेंड जितना मिलेगा। इन दिस केस always, you know, D0 is equal to D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to Dn. It means there is no growth rate. हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि आपको प्रेफर्ड स्टॉक में इतना ग्रोथ, इतना डिविडेंड देंगे, ना तो उसको बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड इज बीइंग गिवन। ठीक है सर, एंड इट इज टू बी रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस, की मार्केट प्राइस कितना है, तो आप लिख लीजिए द कांस्टेंट एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड एंड द एक्स डिविडेंड प्राइस। एक बात को ध्यान रखना है आपने कि अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इफ यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेट एंड यू आर यूजिंग इंटरेस्ट, एंड whether you are calculating cost of preferred stock, whether you are calculating cost of equity stock, किसी का भी कॉस्ट निकाल रहे हैं, द प्राइस शुड बी ऑलवेज एक्स डिविडेंड। मैं अभी आपको वैसे पहले भी बताया था, आज फिर बताऊंगा कि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड में क्या डिफरेंस है, एक्स राइट और कम राइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ मुश्किल है नहीं। मतलब जब आप रिलेट करेंगे तो ऐसा प्राइस लेंगे जिसमें डिविडेंड की वजह से इफेक्ट ना आता हो या ना आ रहा हो। तो आप फुल फॉर्म लिखिए। एक बच्चा कह रहा है ये पहले लिख ली थी, कोई बात नहीं, फिर भी लिखिए। KP, cost of preferred stock, D upon P0, where D0 is equal to D1 is equal to D2 is equal to Dn, and then we can directly write. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, आपके कैप्लॉन से क्वेश्चन साथ साथ करता रहूंगा जो उससे रिलेटेड है, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट, आपका लेवल बढ़ जाए। तो आप कैप्लॉन बाहर निकाल लीजिए। सर कैप्लॉन बाहर निकालनी है, हाँ कैप्लॉन को बाहर निकालिए, सो दैट मैं आपके सामने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाऊं। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी कैप्लॉन कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। मैं भी कैप्लॉन का उस पेज को लेकर आ रहा हूं जहां पे मैंने आपको कराना है। दोस्तों, हम जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमें बातें कम समझ आएंगी। तो मैं आ भी चुका हूं जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में आ गया हूं। अ कंपनी मीन्स अपोलो टायर्स, कंपनी मीन्स एप्पल कंप्यूटर्स, कंपनी मीन्स एक्सिस बैंक। A company has 50,000 8% preferred stock. आई थिंक मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट शो की थी और उसमें मैकडॉनल्ड्स में प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो देखिए वही है 8% प्रेफर्ड शेयर्स। अब बेटे 8% का कोई बच्चा मुझे मतलब बता सकता है कि 8% का मतलब क्या है? बेटे इट मींस जैसे डिबेंचर्स के साथ लिखा होता है, लोन नोट्स के साथ लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिमिलर वे में प्रेफर्ड स्टॉक के साथ रेट ऑफ डिविडेंड लिखा होता है। बेटे दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड, दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू के साथ निकाली जाती है और नॉमिनल वैल्यू दी हुई है $1।
अगर नहीं दी होती तो $100 हम अज्यूम कर सकते थे, नीचे नोट दे सकते थे. द एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू इज 1.20. इट मींस इस मार्केट वैल्यू में डिविडेंड का इफेक्ट नलिफाइड है. मतलब ये डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कितने में ये एक शेयर की वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की मार्केट में वैल्यू होगी, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है जी. तो मैं चाहता हूं आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है. आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, टाइमलाइन बनाएं. मैंने अपने नोट्स में टाइमलाइन प्रिपेयर किया है. बड़ी मेहनत की बेटे आपके लिए कि आपको बातें ज्यादा समझ आए. ठीक है जी. तो आइए हम देखें. मैंने टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में टाइमलाइन प्रिपेयर की. 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल बनाएंगे तो फायदे मिलेंगे. इजीली है, वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट है आपको हैबिट तभी पड़ेगी जब आप टाइमलाइन बनाएंगे. तो 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल, $50,000 नंबर ऑफ शेयर्स. अच्छा 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो मैं ये डॉलर्स हटा देता हूं यहां से. ठीक है जी. अच्छा 50,000 शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे. 50,000 अपॉन 1, एक शेयर की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इज $1. तो 50,000 शेयर्स. सो एक्स डिविडेंड प्राइस, एक्स डिविडेंड प्राइस इज ऑल्सो गिवन टू यू. और बेटे मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया. क्या फॉर्मूला था, क्या था, डी अपॉन P0 इंटू 100. टैक्स का इफेक्ट भी नहीं लेते, ग्रोथ भी नहीं लेते, क्योंकि ग्रोथ तो होती नहीं डिविडेंड में, प्रेफरेंस डिविडेंड में, और टैक्स का इफेक्ट है नहीं बिकॉज डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. कितना तो सिंपल है. 8% है $1 का. ठीक है जी. तो आप बताइए 8% अगर $8 का है तो कितना आ जाएगा. 8 ये 0.08 ले लिए. मैंने गलती से लिखा 0.08. अब एक बच्चा कह रहा है जी कैसे आया 0.08. भाई साहब 8% का रेट है, ₹1 का वैल्यू है, तो निकाल लीजिए 0.08. एक शेयर के ऊपर आप 0.08 का डिविडेंड दे रहे हैं. एंड इट इज रिलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस, एंड दैट मार्केट प्राइस इज एक्स डिविडेंड प्राइस. तो 0.08 अपॉन 1.2, ये आपके सामने आंसर आ गया 6.67%. मैंने कहा ना मुश्किल था नहीं, बस मैं इसलिए करा रहा हूं एक बार रिवाइज किया आपका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाए. तो चलिए जी मैं आ गया जी आज के क्लास के मेन मुद्दे पे, that how I can calculate cost of equity share capital. In lecture number 4 I have told you that there are 3 models with help of which I can calculate cost of equity share capital. मैं जान के वो बोल रहा हूँ कि आपको रिलेट कराऊं कि जो आपको उस समय भी कराया था वो भी रिलेटेड था और जो आज करा रहा हूँ बिल्कुल वही है ना. उस समय आई थिंक आई हैव गिवन यू द 3 मॉडल्स. वन इज द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, and second is, or I can say the model which is related on the dividends, and the second is capital asset pricing model, and the third is that risk model, that is risk free plus risk premium. आज भी मैं वही कराने वाला हूं. वो बात अलग है हल्की सी उन्होंने ग्रुपिंग आगे पीछे कर दी है, कोई मुश्किल है नहीं. अगर आपने लेक्चर 4 ऑलरेडी कर लिया है तो ये लेक्चर 6 आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है. आपको बहुत ज्यादा लॉजिक्स क्लियर होंगे. नहीं किया तो पहले लेक्चर 4 करें फिर आप इसमें आए. ठीक है, डायरेक्टली लेक्चर 6 नहीं करें. तो मैं आज आपके सामने कहता हूं कि आप सभी के सभी आप सभी बच्चे क्या करें, ये बात लिख लें क्योंकि ये समरी है. बेटे एज पर कैप्लन, एज पर बीबीपी, द फर्स्ट मॉडल विच दे हैव यूज्ड इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. It means we can calculate the cost of equity, we can calculate the expectations, we can calculate the उम्मीद of equity shareholders with help of dividend. हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स की उम्मीदों को निकाल रहे हैं डिविडेंड के बेसिस पे. और इसमें पहला जैसे मैंने कहा जी, फर्स्ट आई कैन कैलकुलेट ग्रोथ रेट विद हेल्प ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड्स. नो देयर कैन बी अ कांस्टेंट डिविडेंड. कई बार जीरो डिविडेंड भी होता है, मतलब हम डिविडेंड देंगे ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज देती नहीं है. और हम ये भी कह सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन्स दैट वी विल गिव यू अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को भी हम कांस्टेंट डिविडेंड देते हैं बिकॉज डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट. डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू पे और नॉट. कंपल्सरी है ही नहीं, तो हमारी मर्जी है, मैनेजमेंट की मर्जी है कि मैं कांस्टेंट डिविडेंड दूं ही नहीं, या डिविडेंड को ग्रोथ के साथ दूं, वो डिपेंड करता है. तो आप ये बताइए पहला मॉडल क्या आप सबने लिख लिया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल.
अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में दो तीन वेरिएशंस हैं क्या. फर्स्ट कांस्टेंट डिविडेंड हो सकता है, तो वी कैन फॉर्मुलेट अ फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड. हम अभी क्वेश्चन करेंगे. सेकंड इज डिविडेंड ग्रोथ विद अ फिक्स्ड रेशो, मतलब ग्रोथ होगी 2% 2% 2% बढ़ता रहेगा ग्रोथ. तो उस केस में हाउ यू विल एक्सपेक्ट और हाउ यू विल फाइंड आउट द उम्मीद और द एक्सपेक्टेशंस, द बड़ा द मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इक्विटी होल्डर्स, एंड देन यू कैन कैलकुलेट. एंड द थर्ड इज I should know what is the meaning of ex-dividend price. I think we have already discussed in case of debentures. We have already discussed in case of preferred stock just now. आपको जो प्राइस का रिलेशनशिप लेना है किसी भी कॉस्ट में, बेटे वो उसका इफेक्ट होने खत्म होने के बाद लेंगे, तभी तो रियलिटी में पिक्चर दिखेगी. एक्स डिविडेंड होना चाहिए, एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्स राइट होना चाहिए. ठीक है सर. अच्छा, अब यहां पर क्या है, ग्रोथ रेट वैसे मैंने पहले भी बताया था बेटे, जो ग्रोथ है कई बार आपको ग्रोथ रेट दिया नहीं जाएगा, आपको पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे देंगे. मतलब D1 D0 D0 पिछले लास्ट ईयर की लास्ट वन ईयर लास्ट 2 भूतकाल में क्या क्या डिविडेंड दिया गया, एक स्टूडेंट के 6th 5th 8th 9th 10th में क्या मार्क्स आए, उसी से रिलेशनशिप होगा कि वो 12th में कितने मार्क्स आएंगे. बिकॉज आर पास्ट टेंस इज रिलेटेड विद द फ्यूचर टेंस. So if I want to calculate the future, if I want to find out the growth rate, what will be there in the future, I can say that how much is the growth rate in the past. तो मैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकता हूं किसके बेसिस पे, पास्ट टेंस के बेसिस पे. जैसे मैं आपसे कहूं तो यहां पर आप लिख लीजिए, पहले भी बताऊंगा, एस्टिमेटिंग ग्रोथ में लिख लीजिए इट इज कैलकुलेटेड ऑन द पास्ट टेंस पैटर्न्स. हम पास्ट टेंस के पैटर्न्स के बेसिस पे ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं. और दूसरा, मैं मायरन गॉर्डन एक फॉर्मूला एक मॉडल बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 4 में. विद हेल्प ऑफ मायरन गॉर्डन, एक व्यक्ति था यूरोपियन जो मर गया, उसने एक मॉडल दिया. उसने कहा अगर ग्रोथ रेट है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं अर्निंग रिटेंशन मॉडल. तो अभी आप लिख लीजिए गॉर्डन ग्रोथ मॉडल एंड पास्ट डिविडेंड पैटर्न्स. अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा. मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, तो आप क्या करेंगे, वेन एवर यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि लास्ट ईयर में पास्ट टेंस में कितने डिविडेंड रहे, हाउ मेनी डिविडेंड्स वर देयर. मतलब D1 मतलब लास्ट ईयर आप यहां खड़े हैं तो इस ईयर कितना था, फिर इस ईयर कितना था, फिर इस ईयर कितना था, फिर इस ईयर कितना था. आप इन सभी ईयर्स के डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे, आप इन सभी ईयर्स के डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे और आपको गिवन भी होंगे, तो इनके बीच में यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट. अच्छा, हमने ना टाइम सीरीज में किया था, इसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस. अगर मैं आपको एक ये वाली फिगर बता दूं और ये वाली फिगर बता दूं, मतलब अगर आपको मैं फर्स्ट फिगर दे दूं, लेटेस्ट फिगर दे दूं और ओल्डेस्ट दे दूं, लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट, तो बेटा आपने ना स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है. लेटेस्ट और ओल्डेस्ट मतलब मैं आपको DL या D अभी 0 दे दूं और पास्ट टेंस वाला कोई फिगर दे दूं, DI से -5 5th ईयर पहले का था, तो बेटे इन दोनों के बेसिस पे आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो. मैं कहता हूं जी आपने 6th क्लास में मार्क्स लिए 70% और 9th क्लास में आपके मार्क्स आए 80%, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अचानक 10% बढ़ गए, मैं कहूंगा ईयरली, क्योंकि 6th और 9th में 3 साल का डिफरेंस है. तो मैं 80% और 70% का बेस रखकर आई कैन कैलकुलेट कि एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, क्योंकि ये 10% ग्रोथ रेट एक साल में नहीं हुआ, ये 10% ग्रोथ रेट 3 सालों में हुआ. तो मैं इस केस में इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा, रिग्रेशन कैलकुलेट करूंगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आई विल कैलकुलेट, क्योंकि ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ मिला, फिर ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ मिला. जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, $100 डिपॉजिट किए एंड यू हैव रिसीव्ड 10% एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इन द सेकंड ईयर यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन $110. इन द थर्ड ईयर यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन $121. सो इफ आई एम गिवन विद $121 एंड $100, I can find out that how much is the growth rate in between these years. In 1 year, how much is the growth rate? That is named as annual growth rate. So my dear friends, अभी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें, क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड इन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आई एम गिविंग द ग्रोथ एंड आई हैव टू कैलकुलेट द करंट ईयर डिविडेंड. तो जब मुझे करंट ईयर डिविडेंड पता होगा, D1 निकालना होगा, तो बेटे D1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप बताओ ना. D1 कैलकुलेट करने के लिए आई विल से D0 प्लस ग्रोथ ऑफ D0.
तो मेरे को ग्रोथ रेट तो चाहिए। अब ग्रोथ रेट निकालने के दो मॉडल्स हैं। कई बार तो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन ही होगा, एग्जामिनर को थैंक यू बोल देना, बट समटाइम्स इट इज नॉट गिवन टू मी, सो आई विल सी वेदर आई एम गिवन विद द पास्ट ईयर डिविडेंड्स, क्या मुझे भूतकाल के डिविडेंड्स दिए हुए हैं, तो मैं उनके बेसिस पे इनका इनका ग्रोथ निकाल लूंगा। और दूसरा केस, अगर मुझे पास्ट ईयर के डिविडेंड्स नहीं दिए हुए तो आई कैन कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ मायरॉन गॉर्डन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग रिटेंशन मॉडल। बड़े प्यारे प्यारे से दो मॉडल्स हैं जी, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ये बताइए दोस्त, आप कौन? आप रामलाल, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी और यू आर ए इंडिविजुअल। आप बताइए, आप $100, बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, $100 की आप पर डे इनकम अर्न करते हैं, एक दिन में $100 अर्न कर लेते हैं। और अगर आप $100 का एक्सपेंडिचर भी रेगुलरली करना स्टार्ट कर दें, इट मींस आपकी सेविंग जीरो है, $0 हो सकता है, ऐसा होगा। तो आप सेव कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, जब सेव कुछ नहीं कर रहे तो फिर आप कुछ इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, मतलब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ सेव नहीं कर रहे। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दूसरा दोस्त है आपका श्यामलाल, उसको भी $100 मिल रहे हैं, बट वो $80 का एक्सपेंस कर रहा है और $20 की सेविंग कर रहा है, और उन सेविंग को बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ लंदन में डिपॉजिट करता है, एंड ही इज अर्निंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि आफ्टर 10 इयर्स आप अगर दोनों की वेल्थ को कैलकुलेट करें, रामलाल की वेल्थ को और श्यामलाल की वेल्थ को, आई थिंक श्यामलाल की वेल्थ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रामलाल, बिकॉज उसने जो $20 इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया, तो मैं ये मानूंगा कि 10 साल के बाद या 1 साल के बाद या किसी भी पीरियड के बाद श्यामलाल विल बी मोर वेल्दियर देन रामलाल। क्यों? बिकॉज उसने क्या किया, उसने कुछ पैसे रिटेन किए, सारे पैसे एक्सपेंस नहीं किए। मैंने अपने एग्जांपल में $20 को माना कि रिटेन है, मतलब सेविंग है। If I see from the corporate entity point of view, this is retention, this is saving. It means the company has not distributed 100% of profits. They have distributed, let it be 80% of profits. For example, if I see a company has earned, सुनना जी, बड़े प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूँ। Supposedly, company has earned $1 lakh as profit after tax. Now, this company may give 100% dividend payout ratio. ये कंपनी 100% डिविडेंड पे आउट रेशो देती है। अब आपको पता नहीं है कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होती है, मैं एज्यूम करता हूं नहीं पता, वैसे तो हम रेशो का अलग से चैप्टर करेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होती है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएस एंड ईपीएस। इन दोनों के बीच में मोहब्बत कितनी है, मतलब कितनी कमाई है और कितनी आप दे रहे हो। मैं अगर आपसे कहूं कि 80% डिविडेंड पे आउट रेशो है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर if this company has EPS of 10 rupees, then this company will have DPS of 8 rupees. And if I say that dividend payout ratio is 70%, so I can say that if this company has earning per share of $10, then this company is paying a dividend of $7. मतलब अगर वो $10 है तो ये $60 है, वो 10 है तो ये 8 है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर ये 80% डिविडेंड है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं दैट दिस कंपनी इज रिटेनिंग 20%। इट मींस $2 ये कंपनी सेव कर रही है। अच्छा सर, इस केस में अगर 70% डिविडेंड पे आउट रेशो है, तो मैं ये कह सकता हूं दैट दिस कंपनी हैज अ रिटेंशन रेशो ऑफ 30% एंड दिस कंपनी इज रिटेनिंग $3। एक बच्चों को नींद आ रही है, वो ढीला बैठा है, बार-बार मोबाइल देख रहा है, थप्पड़ मारो खींच के, क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूं ये कैप्लन बीबीबी में भी नहीं दी। अगर आपने अभी नहीं समझी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। अब सुनिए, मैं अब आपको बड़ी प्यारी प्यारी बातें लास्ट में बता रहा हूं। बेटा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपका बेस बनाने के लिए बताए हैं। अब सुनना, इन्हीं एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूं। मैं आपसे अब ये कहता हूं कि एक कंपनी है, अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न कर रही है $X का,
और एक्स डॉलर्स को अगर हम विभाजित कर दें, इफ आई डिवाइड दिस एक्स डॉलर्स इनटू टू पार्ट्स, आउट ऑफ दिस एक्स डॉलर्स दे आर गिविंग सम पार्ट एज डिविडेंड, वो तो कुछ तो पार्ट डिविडेंड का दे रहे हैं, अच्छा, और कुछ पार्ट वो रिटेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन है। मैं तो खाली कह रहा हूं समझाने के लिए, अगर मैं कहूं इसका डिविडेंड का रिलेशनशिप किससे है, डिविडेंड पे आउट रेशियो से है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। इसका मतलब इफ आई मल्टीप्लाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो को ईपीएस अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो डीपीएस आ जाएगा। देन आई कैन कैलकुलेट डीपीएस, दिस विल बी इक्वल टू डीपीएस। दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है बेटे, डिविडेंड पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है। अच्छा अब यहां देखो, ये लिखना था बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसे कहूं रिटेंशन क्या होगी, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अच्छा रिटेंशन रेशियो को अगर मैं बी से रिलेट कर दूं, कैप्लॉन ने बीबीपी ने बी से रिलेट किया है, ठीक है सर, तो आप ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं 80%, 80%, if 80% is dividend payout ratio, we have just seen, it means 20% retention ratio। अच्छा कोई कंपनी ग्रो कब करेगी, जब वो रिटेन करेगी या नहीं करेगी। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था रामलाल का और श्यामलाल का, मैंने कहा था आई कैन से दैट श्यामलाल विल बी मोर वेल्दियर बिकॉज श्यामलाल की सेविंग की हैबिट है, श्यामलाल रिटेंशन कर रहा है, श्यामलाल रिटेन कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं आज आपसे यही कहने जा रहा हूं दोस्त, ग्रोथ तभी होगी जब आप रिटेन करेंगे, तो ग्रोथ तभी होगी जब आप रिटेन करेंगे, और रिटेन के ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न है, यू गेटिंग, तो रिटेन रेट के ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न है, अगर आप इससे गुणा कर देंगे, बट नेचुरल है। मैं ये कहता हूं कि 100 रुपीज मैंने डिपॉजिट किए, 100 के ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो 112 रुपए मेरे को मिले। इट मींस ग्रोथ इज इक्वल टू ग्रोथ इज इक्वल टू ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी का मतलब क्या, रिटेंशन, आर का मतलब क्या, रेट ऑफ रिटर्न। इस रेट ऑफ रिटर्न को मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी बेटे, मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी। आई कैन से इट एज रिटर्न ऑन इक्विटी। और आपको पता है एसीसीए, पीबीपी, कैप्लॉन, इक्विटी का मीनिंग क्या वो लेते हैं, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेते, दे टेक इक्विटी शेयर कैपिटल, दे टेक रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दो चीजें लेते हैं बेटे इक्विटी में। और ऐसा समझ लीजिए, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं ये कह रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इनटू 100। बड़ी सारी बातें बता दी मैंने, मुझे बताना था ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर, बट मैं डायरेक्टली बताता तो आप भूल जाते। मैंने रिलेशनशिप बताई, एक था रामलाल, एक था श्यामलाल, रामलाल सेव नहीं करता था, श्यामलाल सेव करता था। फिर मैंने कहा 10 साल बाद कौन अमीर बन जाएगा, आपने कहा श्यामलाल अमीर बन जाएगा। फिर मैंने कहा बिल्कुल आपने ठीक बताया। अब सवाल ये भी आता है कि वो कितने से अमीर बनेगा, कि जितनी सेविंग उसने की और वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, how much rate of return he is getting from there. And the same logic, the same model I have applied for a corporate entity, that if that company is retaining something, not paying dividend, and that company is retaining, then that company will be reinvesting that, plowing back those profits, and again will be earning that rate of return on those retentions. So what I want to say you is, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके हम करेंगे अभी क्वेश्चंस में। जो मैं कहा था, मैं बेटे यहां था, ये वाली चर्चा के बाद मैं इमोशनल हो गया और आपको कुछ बताना शुरू कर दिया। ये देखो ना, ये इमोशंस की तो बातें हैं। मैंने आपको कहा कि ग्रोथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ टू मेथड्स, सो आई विल बी डूइंग टू क्वेश्चंस, यू नो, test your understanding as per Kaplan, as per BBP, that I can calculate growth rate on the basis of past year dividend, भूतकाल की एक्टिविटीज के बेसिस पे मैं रिग्रेस करके मैं उसका ग्रोथ रेट एनुअल कैलकुलेट कर सकता हूं। और मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर आपको पास्ट ईयर डिविडेंड्स नहीं दिए, बट आपको ये बताया गया कि इतनी डिविडेंड पे आउट रेशियो है या इतना रिटेंशन है,
और इतना रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बेटे आज मुझे ये पता चल गया कि मायरन गॉर्डन का मॉडल जब मैं यूज करूंगा तो आई कैन कैलकुलेट ग्रोथ रेट विद हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो, एंड ग्रोथ रेट इज बीन टू आर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने समझाया। और लास्ट में आज हम करेंगे कैपिटल, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपको पता है आपके चैप्टर 17 के लास्ट में दिया हुआ है कैपिटल एसेट प्राइसिंग, बट आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में भी मैंने डिस्कस किया था, और आज फिर थोड़ा सा बीटा बताऊंगा। वैसे आपको पता ही है रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस रिस्क फ्री, एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस लॉजिक, व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क, व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। मैंने टाइटैनिक शिप का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कोविड सिनेरियो हुआ तो आप बताइए कोविड का होना इस पूरी दुनिया में अनकंट्रोलेबल था। ऐसा नहीं है कि हिंदू को हुआ मुस्लिम को नहीं हुआ, क्रिश्चियन को हुआ, अमेरिका में हुआ, लंदन में नहीं हुआ, सब जगह कोविड फैला। I will say COVID is just like a systematic risk which is related with the system. It means which cannot be controlled. It cannot be controlled. That type of risk is named as systematic risk, and it can be measured with the help of a tool named as beta. Similarly, there is unsystematic risk which can be controlled, जिसको हम बोलते हैं don't put all eggs in one basket. Diversification. आप सारे चैप्टर्स करके जाएंगे तो आपको रिस्क कम होगा, और आप एक ही चैप्टर करके जाएंगे तो रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो आप अपना रिस्क मिनिमाइज कैसे करेंगे? जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाएंगे, जब आप अपने सारे पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देंगे, जब आप अपने पैसे एक ही पॉकेट में नहीं रखेंगे, देन यू कैन एंजॉय दैट रिस्क। सो कोविड इज अ सिस्टमैटिक रिस्क, यू गेटिंग? आप समझ रहे हैं ना? वायरल, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते दैट रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है सर, उसको हम करेंगे। और लास्ट में वी विल बी कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज। मैंने आपको बताया था कि एज ए फाइनेंस मैनेजर मुझे पूरी एंटिटी को देखना है कि भाई इस पूरी एंटिटी की कॉस्ट कितनी है। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद जस्ट डेट। एक माँ के लिए तो सारे बच्चे, अब एक बच्चे की तबीयत खराब है, एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो माँ जो ठीक है उसको गुलाब जामुन देती है, और जिसकी तबीयत खराब है उसको दलिया या खिचड़ी देती है। माँ के लिए तो ये भी बच्चा और ये भी बच्चा और ये भी बच्चा है। So we as a finance manager you will be calculating the weighted cost on an average point of view, totality basis पे निकालेंगे, और उसको बोलते हैं weighted cost, और उसका सिंबल हम यूज करेंगे KW। बेटा नामों में क्या रखे, आप सिंबल कुछ भी यूज कर लो यार। KW इज इक्वल टू सिग्मा W x अपॉन सिग्मा W। और ये मैंने लॉजिकली भी बताया था, एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि एक स्टूडेंट 12th क्लास में इतने मार्क्स आए, 100 में से 100 आए अकाउंट्स में, बट फिर भी उसका कंपल्सरी नहीं कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। It depends upon the average. So we will calculate the weighted average. आइए जी, हम इन सभी बातों को करेंगे। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं। कैपला निकालिए भाई साहब, आप देखिए ढीला मत बनिए। देखिए मैंने बड़ी मेहनत की है और आपके लिए मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आपका जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा भाई साहब, नहीं तो लाइफ तो आपकी है ही। मैं क्या बताऊं दोस्त, मैं तो मेहनत कर सकता हूं और मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं। अब मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। तो मैं टेस्ट योरसेल्फ 1 फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया हूं। DVM, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कोई घबराना नहीं है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एक ही है। इट मींस आई वांट टू वैल्यू द इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड्स, एंड इफ मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला बताया, डी ये है बेटा फॉर्मूला, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। ठीक है जी, आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि कांस्टेंट डिविडेंड है नहीं है, ग्रोथ है नहीं है। ग्रोथ नहीं होगा तो जीरो कर देंगे। आपको ये लॉजिकली मैंने लेक्चर नंबर 4 में फॉर्मूला बताया, मैं इसी को यूज करने वाला हूं। थोड़ा सा बड़े बनिए, बड़ी सोच रखिए। कितने फॉर्मूले याद करेंगे? एक लॉजिक, एक बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ अप्लाई कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी हैज पेड, अब आपको ये जरूर देखना है वेदर इट हैज ऑलरेडी बीन पेड और वेदर इट हैज टू बी पेड। तो D0 है या ये D1 है? अगर पास्ट टेंस होगा, भूतकाल की बातें होंगी, तो उसने दे दिया होगा, इट मींस D0 है। लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, हैज ऑलरेडी बीन पेड, ऐसी बातें लिखेंगे तो D0 ऑफ 30 सेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। इसका मतलब बहुत सारे साल हो गए वो 30 सेंट का डिविडेंड ही देते हैं। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है दैट दे आर फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी। ठीक है जी, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू ग्रो डिविडेंड, पेइंग डिविडेंड एट दिस लेवल इन द फ्यूचर।
कंटिन्यू पेइंग द सेम डिविडेंड। कंपनी कह रही है जी हम इतना ही डिविडेंड देंगे, हम ज्यादा देंगे नहीं आने वाले भविष्य के सालों में भी, और करंट मार्केट प्राइस है 1.50। ठीक है सर, it means I will assume that this market price which is given to me is X dividend price because I have to relate it with X dividend price only। तो X dividend का मतलब है डिविडेंड का इफेक्ट उसमें से हट गया है, डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए, मैंने बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर की है दोस्त, लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे, मर्जी आगे आपकी है बेटे। टाइमलाइन प्रिपेयर की है मैंने, 30 सेंट लिखा, फ्यूचर तक लिखा, D0, D1, D2, D3। अब ये बातें कैप्लन में भी नहीं है, बीबीबी में भी नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ज्यादा चालाक होंगे तो नहीं लिखेंगे। और एक्चुअली में जो ज्यादा चालाक होता है ना वो बेवकूफ होता है, वो फेल हो जाता है। चालाकी मत दिखाएं, आप ईमानदार बने, सिंसियरिटी दिखाएं, लिखें इसको। D0 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4 इज इक्वल टू DN। ग्रोथ रेट 0 है। अगर आप देखें तो देयर इज नो ग्रोथ रेट बिकॉज दे आर गिविंग 30 सेंट 30 सेंट 30 सेंट 30 सेंट 30 सेंट 30 सेंट 30 सेंट। आपको 6 में भी उतने नंबर आए, 7th में भी, 8th में भी, 9th। आपकी ग्रोथ ही नहीं है, ना डाउनफॉल हो रहा ना बढ़ रहे हो। करंट मार्केट प्राइस इज 1.50। मैं मानूंगा दैट दिस इज एक्स डिविडेंड। अब कोई क्योंकि गिवन नहीं है तो मैं मान रहा हूं कि डिविडेंड दे चुके हैं, उसके बाद का प्राइस है एक्स डिविडेंड प्राइस पर शेयर। And we know that the formula is D1 upon MPS X dividend price plus growth into 0। आपने एक ही फॉर्मूला समझना है जी। अब ग्रोथ रेट नहीं है तो 0 कर देंगे, तो क्या हो गया फिर? ये D1 ये हो गया, ये MPS हो गया, ग्रोथ रेट है नहीं, आंसर आ गया। कितने फॉर्मूले याद करोगे? ये कांस्टेंट डिविडेंड तो ये फॉर्मूला, ग्रोथ रेट तो ये फॉर्मूला। एक तो आपको मैंने लेक्चर 4 में बेसिक चीज बता दी। भाई साहब यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि मैंने आपको ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई कि भले वो दूसरे कोर्स को कट पेस्ट मारा थोड़े कुछ लेक्चर्स में, लेकिन आपके लॉजिक्स, आपकी बातें, आपके कंसेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया मैंने। ठीक है जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कर दिया जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2 में। सभी आ जाए, सभी के सभी आ जाए। ये रहा जी। अब आप पेपर में थोड़ी लिखा होगा डिविडेंड वैल्यूएशन विद ग्रोथ है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको लॉजिकली खुद पता चलेगा। क्वेश्चन की फिगर्स, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन की जानकारी खुद मुहैया कराएगी। पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 सेंट्स। कंपनी ने भूतकाल में 10 सेंट का डिविडेंड दे दिया। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो एट 7% पर ईयर। शेयर होल्डर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी चाहत है, उनकी उम्मीद है दैट डिविडेंड विल ग्रो बाय 7%। and the price, current share price is $2.05। whenever it is given to me as current price, I will say that it is X dividend price। so my dear friends, before solving the question, it is better to prepare a timeline। आप सभी समय की रेखा बनाएं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने समय की रेखा प्रिपेयर की है, आपके सामने है। 10 सेंट का डिविडेंड दिया, D0 बिकॉज पास्ट टेंस है, दे दिया। इसका मतलब जो देने के बाद का प्राइस वो एक्स डिविडेंड ही होगा। ग्रोथ रेट लेकिन उनको लग रहा है कि 7% की होगी। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, हर साल 7% बढ़ेंगे। ठीक है सर, प्राइस गिवन है। मैंने कहा ना, आपको ये चेक ही नहीं करना कि ग्रोथ रेट है या नहीं, आपको एक ही कंसेप्ट, एक ही लॉजिक, एक ही मॉडल लगाना है। D1 अपॉन P प्लस G इंटू 100। अब D1 यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये D0 दिया हुआ है 10 सेंट का। तो बताइए जी, 7% अगर मैं कैलकुलेट करूं 10 सेंट का प्लस 10 सेंट, तो ये आ गया जी 10.0 सेंट। इट मींस आराम से मैं फिर रिपीट करता हूं जी, कुछ मुश्किल है नहीं। तो आप 10.7 बेटा, ये थोड़ा सा ना, ये न्यूमरेटर मैंने
सेंट में लिखना था तो ये गलती से कर दिया, ये देखो, क्योंकि नीचे तो डॉलर्स लिखे हैं और ऊपर भी सेंट होने चाहिए, तो 0.107 सेंट आएगा, 0.107 डॉलर्स, ऐसा समझ लीजिए एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं। जैसे ये वैसे मैं बताऊंगा मेन फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही उनके एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं। अब ये 10 सेंट दिया, तो 7% ऑफ 10 सेंट इज इक्वल टू 0.0 सेंट, या 7 सेंट आया है ना, ऐसा मान लेते हैं। 7 सेंट, दिस इज 7 सेंट, एंड दिस इज 10 सेंट, एंड दिस इज 17 सेंट। बट अगर ये सेंट है और नीचे डॉलर है, वैसे बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज बताऊंगा तो बड़ी सिंपल है जी, सेंट ऊपर ऐसे थोड़ी है, 17/2.05 करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने करना है 0.10 सेंट, 0.10 अपॉन 2.05 अपॉन 2.05, क्योंकि नीचे डॉलर है तो ऊपर भी तो डॉलर्स बनाने पड़ेंगे, प्लस 0.07, ये तो ग्रोथ रेट है ही, ये आपके सामने आ गया 12.2%। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं भूपेश आनंद क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया हूं। आप प्लीज पढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 और 3 एक जैसे ही हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आपको खुद करना चाहिए, पेपर आपने देने हैं, मैं तो बन गया जो बनना था। पढ़ देता हूं। अ कंपनी हैज रिसेंटली पेड, इसका मतलब ये जो डिविडेंड है वो D0 है, एक कंपनी ने अभी अभी दिया। द मार्केट प्राइस इज $3.45, ठीक है जी। If dividends are expected to grow at a rate of 3%, ग्रोथ रेट है जी 3% का, तो इसका मतलब जब ग्रोथ रेट दिया जाए तो फिर पास्ट ईयर डिविडेंड के बेसिस में ग्रोथ रेट नहीं निकालना, फिर गॉर्डन मॉडल के बेसिस में भी ग्रोथ रेट नहीं निकालना, फिर B/R भी नहीं करना। जब आपको ऑलरेडी एक हॉट चॉकलेट दी हुई है तो फटाफट गरम गरम नेस्ले की, कैडबरी की सिल्क चॉकलेट खा लो यार, बनाने की बात ही नहीं है, यू कैन इजिली डू इट, करिए। मैंने इसका भी बड़ा प्यारा सा आपके लिए टाइमलाइन प्रिपेयर किया है, आप देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में टाइमलाइन प्रिपेयर किया, 23 सेंट को मैंने कह दिया $0.23, P0 3.45, growth rate is 3%, and the model is dividend valuation model with growth, and I will be using the formula D1 upon P0 plus G, so I have used that, and this is 0.23, so I have calculated D1 as D0 plus growth of D0, that is D0 common ले लिया 1 plus G, either I can write down like this also or directly you can calculate and then write down। तो मैंने क्या किया, उसको कैलकुलेट किया और सीधा लिख लिया 0.2369। now this is dollars and denominator is also 3.45 is dollars, so now I can relate dollars with dollars। सेंट को डॉलर से रिलेट नहीं कर सकता, आप खुद सोचिए ना, इंडिया में तो पैसे ऊपर लिखे, रुपीस डिनोमिनेटर में लिखे तो कैसे आएगा, पैसों को रुपए में कन्वर्ट करके फिर रिलेट कर सकते हैं, प्लस 0.03 एंड दिस फिगर इज 9.86। मैंने कहा जी मुश्किल है नहीं, जब तक आप पेन कैलकुलेटर नहीं उठाते तभी तक मुश्किल लगेगा आपको, इजी है। लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 6 में मैं लॉजिकली सारी बातें समझा रहा हूं, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम डिविडेंड प्राइस एंड एक्स डिविडेंड प्राइस। कम का मतलब होता है उसमें अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो बट नेचुरल है वो प्राइस ज्यादा होगा, और जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो प्राइस कम होगा, तो कम डिविडेंड प्राइस इज ऑलवेज मोर देन एक्स डिविडेंड प्राइस। तो वही बात मैंने बताई है कि आपको जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वेदर इट इज इक्विटी, वेदर इट इज डेट और वेदर इट इज प्रेफर्ड स्टॉक, यू शुड ऑलवेज रिलेट इक्विटी शेयर, यू शुड ऑलवेज रिलेट एक्स डिविडेंड प्राइस। तो देखिए जी मैंने एक्स डिविडेंड प्राइस और इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे कैपलॉन में दी हुई है, मैंने इतना बता दिया कि अब आपको जरूरत ही नहीं है इसकी यार। कम डिविडेंड ये बना लीजिए, बस टाइमलाइन बनाइए, कम डिविडेंड प्राइस पहले होता है, एक्स डिविडेंड बाद में होता है, कम डिविडेंड प्राइस इज ऑलवेज मोर देन एक्स डिविडेंड, और प्राइस पीरियड प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द प्राइस व्हिच इज प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट इज नेम्ड एज कम। कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग,
इसका मतलब जब x लिखा है तो इट इज एक्सक्लूडिंग राइट, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, समझ गए? ऐसे तो याद रखेंगे। कम का मतलब है इंक्लूडिंग। तो देखिए जी दोनों चीजें लिख रहे हैं आप, एक्स डिविडेंड प्राइस, प्राइस और पीरियड पोस्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक सर। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम अपनी स्लाइड्स में आएंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में क्वेश्चन नंबर 4 को कराने जा रहा हूं। आपके सामने है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द करंट मार्केट प्राइस इज 140 सेंट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं $1.40। फॉरेन एक्सचेंज में बताऊंगा ज्यादा, तो अभी तो ऐसा ठीक है। एंड डिविडेंड ऑफ 8 सेंट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं $0.08 ड्यू टू बी पेड शॉर्टली, ड्यू टू बी पेड शॉर्टली। इसका मतलब अभी जो प्राइस आपको ऊपर दिया है 140 सेंट का, मतलब $1.40 का या 140 सेंट का, उसमें अभी डिविडेंड इंक्लूसिव है। मतलब वो प्राइस डिविडेंड से पहले का दिया है, मतलब वो प्राइस कम डिविडेंड है। और आपको रिलेशनशिप में हमेशा कम एक्स निकालना होता तो पूछ भी रहा है एक्स कितना है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लो एक्स कितना मैं निकाल के दिखा रहा हूं जी। आप देखिए मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए घड़ा बनाया और घड़े में लिखा कम, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कम से दो चीजें निकलेंगी, एक तो डिविडेंड और एक एक्स डिविडेंड प्राइस। बेटे बड़ी मेहनत किया, आपको क्या पता, आप किसी और लेक्चर कंपेयर करो। बेटे बुक के अंदर ही टिक टिक करके समझा दिया। भूपेश आनंद ऐसे कैसे करेगा यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी अगर आप ऐसे नहीं करते? तो कम में दो चीजें आई, एक्स डिविडेंड और दिस। तो कम इज इक्वल टू एक्स प्राइस प्लस डिविडेंड। एक्स निकालना तो कम में से डिविडेंड लेस कर दो, तो 140 सेंट ये है ना, 8 सेंट मेरे ख्याल से ये है, यही है ना, तो 132 सेंट ये हो गया। एक्स डिविडेंड प्राइस यही होगा, देख लेना, इजी है, कुछ मुश्किल थोड़ी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, बढ़िए आप, हम आपके साथ साथ हैं। लो सर पढ़िए क्वेश्चन को, आपने खुद करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी इज अबाउट टू पे, अबाउट टू पे, ऐसा नहीं लिखा हैज ऑलरेडी बीन पेड, लास्ट ईयर डिविडेंड हैज जस्ट पेड। अबाउट टू पे का मतलब है देना चाहती है। कितना? 15 सेंट। शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो एट 6% पर ईयर। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट 6% होगा। एंड द मार्केट प्राइस इज $1.25। इट मींस दिस प्राइस इज कम डिविडेंड प्राइस, क्योंकि अभी डिविडेंड दिया नहीं है। तो बेटे इतनी सिंपल सी बात है, इसकी पहले आपने फोटो प्रिपेयर करनी है जो भूपेश आनंद ने पहले से ही बना के रखी हुई है आपके लिए। बनाइए। 15 सेंट, ग्रोथ रेट 6%, 1.25 D1 अपॉन P0 प्लस G। नाउ दिस इज कम डिविडेंड। ठीक है जी, तो आप बताइए 1.25 एंड दिस इज D0। भाई नेक्स्ट ईयर का लेते हैं ना, हमेशा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लेते हैं ना, भले नहीं भी दिया तो है तो इसी ईयर का, हम तो नेक्स्ट ईयर का देखते हैं ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। तो D1 विल बी इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ D0, तो मैंने 15 कॉमन ले लिया, वो आ गया, अपॉन 1.10 कैसे आया, 1.25 में 0.15 डिविडेंड लेस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये x आ गई वैल्यू, प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। मैं फिर रिपीट करता हूं भाई और बहनों, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, खड़े होना है, मोबाइल को ऑफ रखना है, कैलकुलेटर निकालना है, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए साहब आराम से, 15 सेंट, ग्रोथ रेट P0 1.25 माइनस 0.15। आप सभी के लिए मैंने ऑलरेडी फिगर्स कैलकुलेट कर दी। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्या है कि आपको ग्रोथ रेट नहीं दिया जाएगा, अभी तक तो ग्रोथ रेट दिया हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया, इफ ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू एस्टिमेट द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ रेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय टू मेथड्स। भाई पास्ट ईयर के डिविडेंड दिए उसके बेसिस पे, या आपको रिटेंशन दिया है गॉर्डन मॉडल के बेसिस में, रिटेंशन मॉडल के बेसिस पे। ठीक है जी, कुछ भी देख लेंगे। पास्ट ईयर डिविडेंड्स है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रोथ रेट निकालना है, तो हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं।
बेटे ये मैंने जान के फॉर्मूला नहीं बताया, ये वैसे बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। अगर आपको दो चीजें दी जाएं, मतलब आपको डिविडेंड n ईयर्स अगो दिया हो और आपको D0 दिया हो, मतलब 10th क्लास के मार्क्स नहीं हो और 5th क्लास के मार्क्स नहीं हो, तो आप चेक कर सकते हो कि 5th से जब बच्चा 6th में आया और 6th से 7th में आया, 7th से 8th में, 8th से 9th में और 9th से 10th में, तो हर साल उसके मार्क्स की परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हुई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वैसे तो है कि अगर मैं आपको DN ईयर अगो दे दूं, जैसे ही लिखा हुआ है डी आई एम गिविंग यू डिविडेंड N ईयर अगो, बेस तो हुई होगा ना, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेस क्या है? जो हमने सबसे पहले डिविडेंड दिया। जैसे मैं कहूं जी मैंने 5 साल पहले का डिविडेंड दिया, तो D5 मतलब 5 साल पहले और अभी का डिविडेंड है, मान लेते हैं जो भी दिया है, तो वो D0 कह दिया। तो मुझे अगर दो चीजें पता होंगी तो मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूं, और बिकॉज ग्रोथ रेट में बार बार 1 ऐड हुआ है, तो 1 माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर रूट कर दिया। आइए जी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारी बातें उसी से समझ आएंगी। आप सभी के सभी क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट कर दें। द कंपनी करेंटली पेज a dividend of 32 cents 5 years ago. The dividend was 20 cents. पहले 20 सेंट था, अब 32 सेंट है, 5 साल का अंतर है। तो आपको हर साल में कितना एनुअल ग्रोथ रेट हुआ वो डिविडेंड कैलकुलेट करना है, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। आइए आइए सर। बेटे आपको लग आसान रहा है भी आसान, लेकिन सच में कह रहा हूं, अगर आपने ये फोटोग्राफ मैंने जो बनाई है नहीं बनाया ना, या ये जो फोटो प्रिपेयर की है, आपको लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कैप्लर ने भी नहीं किया मैंने किया। बेटे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ग्राफ प्रिपेयर किया। एक्स एक्सिस में मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जिसको हम टाइम बोलते हैं, और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जिसको डिविडेंड बोलते हैं। T1 में आपको 20 सेंट का डिविडेंड दिया हुआ है कि 20 सेंट का डिविडेंड दिया गया, और आपको 5th ईयर में आपको बताया जा रहा है कि हमने 32 सेंट का डिविडेंड दिया। इट मींस आपको बेस दिया हुआ है 20 सेंट, आपको आज का डिविडेंड दिया 32 सेंट, 5 साल का पीरियड दिया है, तो आपको बताना है ग्रोथ रेट क्या है। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया। कौन सा? मैंने बेटा वही फॉर्मूला यूज किया, आप पहले देख लो, लिख लो। क्या होता है जब हम लिखते हैं ना तो वो चीज और ज्यादा समझ आती है। ग्रोथ रेट कभी भी निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर, तो D0 मतलब करंट ईयर, लेटेस्ट ईयर, ऐसा समझ लीजिए, अपॉन डिविडेंड N ईयर्स अगो, 5 साल पहले का डिविडेंड, क्योंकि उसको बेस लेते हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेस D0 अपॉन डिविडेंड N ईयर्स अगो -1। लिख लो जी, पहले तो लिखो, आप इसको आराम से लिखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। बेटे ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए, D0 अपॉन डिविडेंड N ईयर्स अगो -1। बाकी तो सिंपल है, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा ही दूंगा।
D0 अपॉन डिविडेंड n ईयर्स अगो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिविडेंड ग्रोथ। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें 5 ईयर्स था, ठीक है जी। तो ये ग्राफ भी बना लीजिए पहले, ज्यादा समझ आएगा बेटे। अब आपको 20 सेंट का बेस दिया है और 32 वो दिया है, तो आपने क्या करना है, 32 अपॉन 20। पहली बात तो ये, जैसे मैं यहां पे यूज करूं 32 अपॉन दिस, ठीक है जी। अब क्योंकि डिफरेंस 5 साल का है तो मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं 32 अपॉन 20, फिफ्थ रूट लेना है क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है। अभी देखेंगे कैसे लेते हैं फिफ्थ रूट, घबराना मत। -1, पहले बताओ ये बात सबको लॉजिकली ठीक लग रही है कि ग्रोथ रेट ऐसे निकालेंगे 32 अपॉन 20 अंडर द रूट 1/5 -1। सो वी विल कैलकुलेट ग्रोथ रेट एज पर दिस कंसेप्ट, 32 अपॉन 20 अंडर द रूट स्क्वायर रूट फिफ्थ रूट 1/5 -1। ऐसा कुछ घबराना नहीं है, मैंने इसको वैसे सॉल्व कर दिया है ना। या ऐसा समझ लीजिए, ये जैसे मैंने किया है ना, ये किया, ये इसको सॉल्व कीजिए तो ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो इसको ग्रोथ रेट को हम ऐसे भी कर सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1.6। तो 1.6 रेज टू पावर 1/5 -1 इज इक्वल टू ग्रोथ, और 1 प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू 1.6 रेज टू पावर 1.5 1/5। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर तो एक सेकंड में हो जाएगा, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर तो एक सेकंड में हो जाएगा, लेकिन इसमें से भी कर सकते हैं 1.6 मैंने 5 बार स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 1.01। तो इसको हमने -1 कर दिया तो ये आ गया 0.01 इंटू 100 कर दिया, तो आपके सामने ये लगभग 1.6 तो 1% के आसपास आ रहा है जी। तो ये मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया। मैं आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको पास्ट ईयर डिविडेंड दिए हुए हैं और उस पास्ट ईयर डिविडेंड के बेसिस में अगेन आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। तो आइए एक बार हम दोबारा से टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए और देखें कि क्या क्या दिया हुआ है। यूजिंग पास्ट डिविडेंड्स, D0, D-1, D-2, D-3, जान के लिख रहा हूं कि आपको समझ आए, ठीक है ना जी। D0 है 10 सेंट, अच्छा D0 है 14.5 सेंट, फिर 13.3 सेंट, फिर 12.5 सेंट, फिर 11 सेंट, फिर 10 सेंट। कैलकुलेट एवरेज एनुअल हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट द अर्निंग रिटेंशन मॉडल। अभी नहीं, अभी तो नेक्स्ट है, इसको कह रहे हैं आपको निकालना है what is the company calculate the growth rate. You have to calculate the growth rate on the basis of past year dividends. Again, my dear friends, I have prepared very beautiful slide for that, handwritten slide. I will be very much happy in case you also prepare that. I have again prepared the x-axis. Let in the x-axis be time, the independent variable, and let in the y-axis be dividend. It is not given to you in Kaplan or BBP, but I have prepared it for your understanding. So 10 cent has been increased to 14.5 cent. So if I take use of 14.5 cent and 10 cent, then I can easily calculate how much is the growth rate, how much is the on an average growth rate. So I will be doing that only, 14.5 upon 10, and this is for the difference is 4 years -1. So मैंने ऐसे किया 14.5 upon 10 raised to power 1/4 and -1, that comes to 9.7%. So this is geometric growth rate. It can also be named as geometric growth rate. Growth के ऊपर growth, and then I can easily calculate and use of concept. तो मैं आ गया जी आगे,
सर कहां पे आ गए? मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुका हूं, बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया। सारे क्वेश्चंस करके दिखा दूंगा बेटा, कुछ मुश्किल है नहीं, आपको ये प्रूव कर दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट्स। नाउ इन दिस ऊपर लिखा हुआ अर्निंग रिटेंशन मॉडल, मतलब मायरन गॉर्डन मॉडल, मतलब आपको पास्ट ईयर डिविडेंड्स नहीं दिए होंगे, आपको रिटेंशन रेशो दी होगी या डिविडेंड पे आउट रेशो दिया होगा और आर दिया होगा, तो जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, पता ही है, पढ़ते हैं। वो कह रहा है जी बैलेंस शीट दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट मींस इट इज अ बैलेंस शीट व्हिच इज गिवन टू मी। एसेट्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, profit after tax, profit after tax is given to me $20, dividend payout ratio is 40%, that is 8। अगर आप चेक करें 40% of this comes to 8, it means retention is 12। I have already told you बेटे, ये सब समझाया हुआ है मैंने। आगे चला मैं, दूसरी ईयर की बैलेंस शीट आपको गिवन है 100, 112 रिटेंशन थी, 212 आ गया, 212। इफ द कंपनीज रिटर्न एंड अर्निंग रिटेंशन मॉडल रिमेन द सेम, how much will be the growth? It means I have to calculate the growth on the basis of retention ratio model, earning retention model और Myron Gordon model। तो मैं करके दिखा रहा हूं, आप देखिए मैंने किस तरह से स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं और आपको कैसे लग रहा है कि मैंने कितनी मेहनत की होगी, आप सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्त। तो ये मैंने बनाई बैलेंस शीट 0 पीरियड की, और वो बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की, इक्विटी शेयर कैपिटल 100, रिजर्व्स 100, आपको सर एक्सप्लेन करने के लिए, एसेट्स 200, और नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखा इक्विटी शेयर कैपिटल 100, रिटेन अर्निंग्स 112 एंड अमाउंट इज 212, assets is 212, and in the first year I am giving the profit after tax $20, retention is $12, 60%। I have already told you B is equal to 1 minus dividend payout ratio, dividend payout ratio is 40%, that is $8। सब बताया बेटे, सब बताया है। मैं फिर कहता हूं इट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस, एंड दिस इज नथिंग बट डीपीएस। तभी मैंने कहा था कि आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। मैंने रामलाल श्यामलाल का एग्जाम्पल देके बातों को समझाने की कोशिश की। अब इसमें आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, बड़ा ही सिंपल है जी। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, कैसे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इनटू 100, तो 20 लाख, 20 मिलियन, $20, 20 पाउंड जो भी दिया है, अपॉन 200, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिजर्व्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिजर्व्स करें तो 200 है। चेक करिए, ये देखिए ये इक्विटी तो है, दिस इज इक्विटी। सो आई कैन से 20 upon 200, that comes to 10%. So I have calculated R as 10%, B is given to me 60%. I can say growth is equal to B into R। मुश्किल है कहाँ यार, ये तो भूपेश आनंद है जो बेटा इतना बढ़िया बढ़िया तरह से समझा रहा है। आपको ग्रोथ रेट निकालना है 6%। Now with the help of that you can calculate now D1, that is D0 plus growth rate of D0। I have calculated that, that comes to 8.48। आराम से ये देख लीजिए दोस्त, मुश्किल है नहीं, आपको ध्यान से समझना है कि ये आपके लिए किस तरह से चीज बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए दोस्त, टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 9। हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और आज आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी कर दूंगा और ऊपर लिख रहा हूं अर्निंग रिटेंशन मॉडल। अ कंपनी इज अबाउट टू पे, दिया नहीं है, डिविडेंड ऑफ 16, द शेयर प्राइस इज 200 cents, इट मींस दिस प्राइस इज कम डिविडेंड प्राइस। द अकाउंटिंग रेट ROE इज 12.5%, जो अभी हमने 10% निकाला था, 20/200 यहां पे दिया हुआ है, and 20% earnings are paid as dividend, it is dividend payout ratio, it means retention is 80%। आइए आइए मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए आइए आइए, मैं पहले इसको वर्किंग नोट में टाइम लाइन में लिख दूं। D0 is equal to 16 cents, P0 is equal to 200 cents, that is come price, return on equity is equal to 12.5%,
Retention ratio is 80%. Dividend payout ratio is 20%. P0 is 184 cents. नोट कर लीजिए भाई साहब, सब एक्सप्लेन किया, कुछ रटना नहीं है, सब बातें प्यार से समझाई हुई हैं आपको, है ना। आप आराम से नोट कीजिए, लिखिए। 200 सेंट, 12.5, 80%, 20%, 184, ग्रोथ रेट आ गया 10%। आई थिंक जब आपको ग्रोथ रेट पता चल गया, फिर तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, I have used dividend price model. Now the price should be ex dividend price. So I will be using ex dividend price. That is 16 plus 1.10 upon 184. This that comes to 19.6%. बेटे लॉजिक बता रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, समझ रहे हो। अब मैं आ रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 20 में, क्योंकि CAPM मॉडल भी मैंने आपको करा दिया था। तो अभी यहाँ पे CAPM मॉडल्स के बेसिस में मैंने आपको बताया था लेक्चर 4 में दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, यू नो, हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन फॉर्मुलेट द मॉडल CAPM। तो उसके बेसिस में हमने फॉर्मुलेट किया था। तो मैं आ गया जी 20 में, क्वेश्चन नंबर 20। लो सर, ये सब समझाया था सर, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, CAPM इन लेक्चर नंबर 4। इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा बेटे, मैंने इतनी मेहनत की कि आपको बीटा समझाया, आपको फॉर्मूला डिराइव करना समझाया। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो बड़े मुंह जबानी, यू नो, ओरल क्वेश्चंस हैं। द करंट एवरेज मार्केट प्राइस पेड ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट इज 12%। मार्केट रिटर्न, इट मीन रिटर्न ऑफ मार्केट RM गिवन है, और हमें पता है RM इज ऑलवेज मोर देन RF, with 5% on treasury bills. This is return from risk free and has a beta of 1.2. So beta is equal to 1.2. So you have to calculate required return of equity investor. It means the expectations, and as per the information, the best model which is suited is CAPM. So I will be using CAPM. तो मैंने उसके लिए CAPM यूज किया, और आपके हिसाब से देखिए, मैंने पहले इंफॉर्मेशन लिखी, वर्किंग नोट बनाया। रिटर्न ऑफ मार्केट 12% है, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं 7% का, उसके लिए आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, उसके लिए रिस्क ले रहे हैं, रिस्क सिस्टमैटिक होगा क्योंकि वही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका टूल है बीटा 1.2, तो 5% प्लस 1.2 विद द एक्स्ट्रा लालच, and then I have calculated 13.4%, that is cost of equity। आराम से लिख लीजिए बेटे, पहले आराम से लिखिए। दिस इज टाइमलाइन, मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। RM 12%, RF 5%, बीटा 1.2, 5% प्लस 1.2 इंटू 12 माइनस 5, दैट इज 13.4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 21। B company is currently paying a return of 9%। एक कंपनी है जो 9% का रिटर्न दे रही है। If the return on gilt मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, that is risk free securities, is 5.5%, and the average return of the market is 0.5%. What is the beta? 10.5%. What is the beta of this? It means you have to calculate the beta। बेटे आपको जब एक रिलेशनशिप पता है और उस रिलेशनशिप की हेल्प से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, मैंने आपके लिए इसमें भी बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर की, कैपलन से तो समझ ही नहीं आएगा आप, मैंने बनाया बेटे। आप बताओ, वी नो, पहले आप लिखेंगे वी नो CAPM, रिलेशनशिप इक्वेशन, हमें पता है रिलेशनशिप इक्वेशन। दिस इज रिटर्न जो मिल रहा है, इट इज इक्वल टू रिस्क फ्री गिल्ड सिक्योरिटीज प्लस बीटा जो पता नहीं है। रिटर्न मार्केट 10.5 है, रिस्क फ्री 5.5 है, रिस्क प्रीमियम हो गया बीच का, तो 3.5%, 3.5% ये आ गया यहां पर।
तो 3.5% इज इक्वल टू 5 बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0.7। अब आपको पता है कि मैंने आपको उस समय एक्सप्लेन किया था बीटा कैन बी इक्वल टू 1, बीटा कैन बी लेस देन 1, बीटा कैन बी ग्रेटर देन 1। बीटा इज द सेंसिटिविटी, बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क। हायर द बीटा, हाई विल बी द रिस्क। जितना बीटा ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा, और जितना बीटा कम होगा उतना रिस्क कम होगा। अगर मैं कहता हूं बीटा 0.7 है, जैसे इस केस में है, तो मैं ये कहूंगा इफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीजेस बाय और डिक्रीजेस बाय 10%, अगर न्यूयॉर्क एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज 10% से बड़े या कम हो जो भी, देन दिस सिक्योरिटी, दिस स्क्रिप्ट जो आप अभी हम इस क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहे हैं, हुज बीटा, जिसका बीटा 0.7 है, विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय 7%। मतलब अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज करेगा 7% से, अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज करेगा 7% से। मतलब ये कम इंक्रीज डिक्रीज करेगा क्योंकि इसका बीटा 0.7 है, इसका मतलब ये लेस सेंसिटिविटी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आगे जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस कराने, और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है। और मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या करते हैं, बुक वैल्यूज देखते हैं, है ना। ये मॉडल है, ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स है अपॉन सिग्मा डब्ल्यू एक्स। तो आप सबको समझ आ गया, एक्स इज के डी, एक्स इज के पी, एक्स इज के ई। ठीक है सर, एंड डब्ल्यू इज वेट्स। Weights can be calculated either as per book values or can be calculated as per market values. Book values क्या होती हैं? The values which are appearing in the balance sheet, जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हैं, और जो वैल्यूज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, इट मींस जो भी प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में है उसको बोलते हैं बेटे, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। आपको मालूम है? ठीक है सर। अब आपको यह भी पता है कि देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू क्या होती है, ट्रेडिशनल वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल होती है, एक गुजरे हुए जमाने की होती है। देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज्यादातर होता है। इट मींस जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड एज पर बुक वैल्यू एंड इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज पर मार्केट वैल्यू। वैसे आपके पास चॉइस हो तो बेस्ट क्राइटेरिया होता है यू शुड कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड और यू शुड कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 17 में मैं भी आपके सामने आ रहा हूं, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लेते हैं। आप सब निकाल लीजिए बेटे, सारे क्वेश्चन करा दिए, बस ये टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 17 में आ रहा हूं एंड आई वांट टू कैलकुलेट, यू नो क्या निकालना चाहता हूं, आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट। आइए जी, वेटेड कॉस्ट की बात करेंगे। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 17, ये ना जी, a company has 1 million loan notes, nominal value with a nominal value per loan up to $100, market value is $50। लोन नोट्स है, नंबर ऑफ लोन नोट्स गिवन है, बाजार में उसकी कितनी कीमत है और उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है वो बता दिए। ठीक है जी। अ कंपनी हैज 6,25,000 प्रेफरेंस शेयर्स। मैं कलर चेंज करता हूं कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आए। ठीक है जी, ये प्रेफरेंस शेयर्स कोटेड एट, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 40 सेंट का कोट है और इसकी नॉमिनल वैल्यू है 30 सेंट। इट मींस बुक वैल्यू 30 सेंट, मार्केट वैल्यू 40 सेंट। एंड मैं इसमें भी कलर चेंज करता हूं, वो इक्विटी शेयर्स की बातें कर रहा है, वो इक्विटी शेयर्स बता रहा है। एंड 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स कोटेड एट, कोटेड मींस न्यूयॉर्क में, लंदन में, नेशनल में
स्टॉक एक्सचेंज में 25 सेंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20 सेंट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बेटे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स दी हुई है, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस दी हुई है, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है। आज तक आप इसको कैलकुलेट करते आए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से, फिर कांस्टेंट डिविडेंड से, फिर ग्रोथ रेट से, फिर सीएपीएम से, बट यहां पर उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। वो कहते हैं जी कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट एज पर यूजिंग मार्केट वैल्यूज, और फिर कहता है जी कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट यूजिंग नॉमिनल वैल्यूज एंड कमेंट ऑन द डिफरेंस ऑन योर आंसर फ्रॉम पार्ट 2। आराम से कहते हैं लॉजिक समझ आ गया। इफ यू नो हाउ टू कैच अ फिश देन यू कैन कैच अ फिश। बेटे मेरे इस क्लास में यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ये आर्ट दूं, दैट हाउ यू कैन कैच अ फिश। आई एम नॉट गिविंग यू अ फिश, मैं आपको मछली पकड़ने का राज बता रहा हूं, तो उस राज को समझना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आराम से देखेंगे, कुछ जल्दी है नहीं। अब इसके सोल्यूशन में आ रहा हूं मैं यहीं पे, पहले सोल्यूशन से समझा देता हूं जो कैप्लन में दिया, बहुत इजी है। हम दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया है। वेटेड कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है। तो मैं अभी यहां पर आपके सामने इन्हीं चीजों को बताने जा रहा हूं। आप पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं सोल्यूशन में आ रहा हूं। आपने सोल्यूशन अभी नहीं आना, आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले तो आप ये बताइए कि ये आप जो निकाल रहे हैं ये क्या आपको मालूम है? मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं, भले आपको पता है तब भी, नहीं पता तब भी सुन लेंगे। नाउ व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कॉस्ट। यहां पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ कैपिटल, यहां डब्ल्यू, यहां एक्स, और यहां वेटेड। जैसे यहां पे मैंने लिखा सोर्सेस ऑफ फंड, जैसे सोर्स ऑफ फंड कैन बी डेट, सोर्स ऑफ फंड कैन बी प्रेफरेंशियल कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड कैन बी इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे वेट्स लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, दैट इज के, यहाँ पे के डी, के पी, के ई, एंड दिस इज मार्क, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। Now the point is, this capital employed I can calculate by two methods. Either it can be calculated by book value or market value. तो कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम बुक वैल्यू पे करेंगे तो हम ले लेंगे बुक वैल्यू ऑफ डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बुक वैल्यू। book value of preferential capital upon capital employed, book value of equity capital upon capital employed। और ये आ गया जी वेटेड कॉस्ट। यहां पर हम निकाल लेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स। इसका मतलब वेदर यू कैलकुलेट एज पर मार्केट वैल्यू और वेदर यू कैलकुलेट एज पर बुक वैल्यू, ये तो सेम ही रहने वाले हैं, खाली चेंज कहाँ आएगा, बुक वैल्यू डब्ल्यू में, वेट्स में। अच्छा, हमेशा वेदर इट इज कैलकुलेटेड एज पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, सिग्मा डब्ल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो इसलिए कुछ मुश्किल है नहीं, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया कि आप फॉर्मेट बना लें कि थोड़ा सा और ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब देखिए जी, मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम बनाया सोर्सेस, ये सोर्सेस हैं, ये वेट्स हैं, ये वेट्स हैं, ये एक्स है, और ये डब्ल्यू एक्स है।
अब ये $5 लाख ये कैसे आया, ये भी समझना है। मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट किया है। ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ये इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, ये प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू और ये लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू है। एंड दिस इज सिग्मा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 1 and this is already given to me KD, KP and KE. So I have just multiplied it and I have calculated sigma WX and sigma W is 1. It means on an average 15% की आपका खर्चा बन रहा है हर 100 रुपए के फंड के ऊपर। You have to pay $15 as a return, as a cost. This is named as weighted average cost of capital. अब ये मैंने बताना मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू कैसे आ रहा है, अभी देखते हैं, कोई घबराना नहीं है, ये वैसे बड़ा इजी है। अब यहां पर आ गए जी, हमने दूसरी स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट शोइंग KW एज पर बुक वैल्यूज। तो ये मैंने W कर दिया जी, ये X कर दिया, ये WX कर दिया। आप देखो 9%, 12%, 18%। इट मीन कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और सेम रहने वाली है, हाँ वेट चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू ये आ रही है, इसकी बुक वैल्यू ये आ रही है, इसकी बुक वैल्यू ये आ रही है। मतलब हमने जब पहले बार सबसे पहले इशू किया था, जिस वैल्यू पे इशू किया था वो वैल्यू आ गई और उसके बेसिस में हमने वेट्स कैलकुलेट कर लिए और यहाँ पर आ रहा है वेटेड कॉस्ट 13.37। और अगर आप मार्केट वैल्यू के बेसिस में देखें तो वो 15% है। और वो कहता है उसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। बेटे रियलिटी, रियल कंसेप्ट ज्यादा मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू तो हिस्टोरिकल है, एक जमाने में इशू की थी हमने, तो आपको ज्यादा वेटेज मार्केट वैल्यू पे देनी है। इट मींस आज के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से यू शुड अर्न 15% मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, because 15% is a weighted average cost of capital. It means your return on equity, your return on investment should be more than 15%, then only you will be at an added advantage. अगर आप 15 से ज्यादा कमाएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 15% तो आज रियल इंडिकेटर है, आपके लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजी है, मुश्किल नहीं है, लॉजिकली सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है। तो बेटे लेक्चर नंबर 7 में मैं एक नया कंसेप्ट कराऊंगा, दिस विच इज नेम्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 7 या 8 अभी देख लेते हैं। तो आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।